Good morning, class ninth students. In today's class, we are going to start a new chapter which is related to our history portion, and the chapter name is French Revolution. So, chapter number first, history portion, French Revolution. So, let's start with today's chapter. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले क्यों ना हम ये देख लें कि फ्रेंच यानी फ्रांस है कहाँ पर, किस जगह पर एसोसिएटेड है, किस जगह पर लोकेटेड है. सो फ्रांस लोकेटेड है इन यूरोप कॉन्टिनेंट. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एज वी ऑल नो. सो फ्रांस लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में. ये वर्ल्ड मैप है. वर्ल्ड मैप में यूरोप को हाईलाइटेड किया हुआ है रेड पोर्शन से, एज यू कैन सी हियर. एंड अगर मैं इसी पिक्चर को इनलार्ज कर देती हूँ, मतलब इस वाले पोर्शन को अगर मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज़ नोन एज यूरोप कॉन्टिनेंट. एंड हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग दैट. सो फ्रांस यानी फ्रेंच यानी फ्रांस कहाँ पर है, वो इस जगह पे लोकेटेड है. ये रहा, यहाँ पर फ्रांस है. फ्रांस की कैपिटल है पेरिस. सो कोई भी रिवॉल्यूशन या कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें एज अ जोग्राफिकल एस्पेक्ट उस जगह की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कोई भी हमने प्लेस पढ़ी, कहीं भी रिवॉल्यूशन हो रहा है. जैसे 1857 रिवोल्ट में हम लोगों ने राजस्थान, मेरठ, यूपी, ये सारी जगह को देखा था, दिल्ली, सब कनेक्शंस बना के मैप की हेल्प से पढ़ा था. सो ये भी हम लोग एक बार दोबारा से लोकेट कर लेते हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी आर स्टार्टिंग. सो फ्रेंच यानी फ्रांस कहाँ पर है, इन यूरोप कॉन्टिनेंट एंड स्पेशली इन यूरोप. यहाँ पर है, ये है यूके. यूके मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने हम पर रूल किया था. और यहाँ है फ्रांस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हम एक इंसिडेंट पढ़ेंगे. उस इंसिडेंट का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस, अब पेरिस आ गया. पेरिस मतलब फ्रांस की कैपिटल, और फ्रांस की लोकेशन हम लोगों ने देख ली है. वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू सिटी. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon citizens. So 14 जुलाई 1789 को पेरिस के जो पेरिस एक स्टेट है, वहाँ पर अलार्म, सुबह उठने के लिए हमें अलार्म की ज़रूरत होती है. उसी तरीके से उस टाइम पर भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी. अब क्यों मची हुई थी? बिकॉज द किंग कमांडेड ट्रूप्स, किंग ने उनकी सेना को सिटी की तरफ जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए, मूव करने के लिए कह दिया था. अब रूमर्स ये स्प्रेड हो गया. मतलब रूमर्स मीन्स गलत बात है, अफवाह जैसे बोलते हैं. सो रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन्स. उन्हें, जो सिटीजन्स है, उन्हें ये लगा कि जो किंग है वो हम पर हमला कर देंगे, हमारी हत्या कर देंगे. तो ये रूमर्स फैल गए. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. तो कहाँ, मतलब थोड़े से टाइम में 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर हो गए उस टाउन हॉल में, उस सिटी के टाउन हॉल में. और उन लोगों ने क्या किया, अपनी एक खुद की मिलिट्री बना ली. दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. तो उन्हें क्या चाहिए था, अब आर्मी से लड़ना है तो खाली हाथ लड़ नहीं सकते थे. सो उन्हें चाहिए थे आर्म्स, मीन्स उन्हें चाहिए थे बंदूकें, और भी बहुत सारे आइटम्स चाहिए थे लड़ने के लिए. सो इन चीज़ों के लड़ने के लिए, इन चीज़ों को ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर दिया और उनको तोड़ दिया. Finally, a group of 700 people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoard, hoarded ammunition. Ammunition. सो वो सभी के सभी एक साथ एक बेस्टाइल फोर्ट है, उसका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ. बेस्टाइल फोर्ट इज सिचुएटेड इन फ्रांस. ये है ला बेस्टाइल. सो ये इस फोर्ट पर उन्होंने जाके क्या कर दिया, हमला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर उन्हें बहुत सारे आर्मी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी. सो बेस्टाइल फोर्ट, हियर इज बेस्टाइल फोर्ट, and they have totally destroyed the Bastille fort.
Now, continue. In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released. Through there were ओनली 7 ऑफ देम। तो बेस्टाइल फोर्ट पर उन्होंने हमला करने के बाद जो उसके कमांडर थे उनको, जो भीड़ है, उन्होंने उनको मरवा दिया। एंड प्रिजनर्स, हाउ मैनी प्रिजनर्स, उन्होंने 7 प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया इस बेस्टाइल फोर्ट से। हमला कर दिया उन्होंने इस बेस्टाइल फोर्ट पे और 7 प्रिजनर्स को उनको रिलीज़ कर दिया, जो भीड़ थी। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragment was sold in the market to all those who wished to keep souvenir ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। नाउ अब बेस्टाइल फोर्ट को अच्छे से तबाह तो कर दिया, पर फिर भी वो बहुत हेट करते थे। हेट क्यों करते थे? क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, तो गवर्नमेंट से जिसको नफ़रत होती है उसको उससे जुड़ी हर चीज़ से नफ़रत थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, बुरी तरीके से तबाह कर दिया। वो किंग के पावर की एक निशानी थी, खड़ी हुई थी किंग के पावर की निशानी के तौर पर। तो गुस्सा किस पर निकल गया? किंग पे तो निकला नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने गुस्सा निकाल दिया उस बेस्टाइल फोर्ट पे। एंड बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया और इसके कुछ स्टोन फ्रेगमेंट्स, मीन्स जो पत्थर थे ना, उन्हें मार्केट में बेचा गया। किस लिए बेचा गया? कि हम याद के तौर पर रखेंगे, अपनी जीत के निशाने के तौर पर रखेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आपके मदर एंड फादर ने किसी भी गुस्से में आपका एक टॉय तोड़ दिया, तो आप कुछ कर तो है नहीं सकते। अब क्या करेंगे? आप उसी टॉय के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं उन सबको संभाल के रखेंगे और फिर उन्हें देख के रोएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है? तो रोने वाली बात तो नहीं है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बेस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश कर दिया एंड उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं उनको बाज़ार में बेचा गया था। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से जब गवर्नमेंट भी लड़ाई करने के या फिर गवर्नमेंट भी रूल करने के पर्पस से और जो जनता है वो भी मान नहीं रही है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया, दंगे जैसी सिचुएशन हो गया। अब दंगा होता है तो कोई भी चीज़ों की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर ब्रेड की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, हाई प्राइस ऑफ bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the instruction of the king in France. Through most people at the time did not anticipate this outcome. अब किसी भी छोटी सी लड़ाई होती है, हम कहते हैं किसी बड़ी चीज़, कोई बड़ा वॉर होने लगती है, वॉर शुरू होने लगती है, तो उससे पहले छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, उन सभी का आउटकम एक बड़ी वॉर होती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटकम भी ये बड़ी वॉर थी, पर बहुत सारे लोगों ने इसे समझा नहीं, जाना नहीं। वो हम लोग अब ये सब हुआ कैसे, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग एक बार बुक का जो थ्योरी पार्ट है उसमें ये डायग्राम भी देख लेते हैं। बेस्टाइल फोर्ट का ये डायग्राम है। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बेस्टाइल, आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट। उन्होंने एक पिक्चर बनाई है जिस तरीके से बेस्टाइल फोर्ट को तबाह कर दिया था बाय द रिवॉल्यूशनरीज, उसकी एक प्रिंट है ये वर्ल्ड मैप लोग हाईलाइटिंग यूरोप, एंड हेयर इज़ यूरोप, उस यूरोप को इलाज कर दिया। एंड यहाँ पर फ्रांस है, जहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ला बेस्टाइल फोर्ट पर इन लोगों ने हमला कर दिया था। नाउ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी इन 17, अब हम सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। 18th सेंचुरी की बात करें तो हम 1700 के पीरियड को पता कर रहे हैं या 100 के पीरियड के बारे में पता कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए 18th सेंचुरी किस ईयर से स्टार्ट होती है। ना इन 1774 लुइस 16th of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Now,
लुइस 16 बोर्बन फैमिली के जो राजा थे 1774 में, उन्हें राजगद्दी पर बैठाना था। फ्रांस के वो राजा बनने वाले थे और वो जब 20 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। अब ये भी पता कर लेते हैं कि ऑस्ट्रिया कहाँ है। देखिए, फ्रांस यहाँ पर है और ऑस्ट्रिया यहाँ पर है। ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रिया कॉन्टिनेंट है एंड ऑस्ट्रिया यूरोप की ही एक कंट्री है। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रांस के जो रूलर है उन्होंने किससे शादी की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। Now, upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of wars had drained the financial resources of France. अब जैसे इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा जो खजाना है वो तो खाली है। अब खजाना खाली क्यों है? बिकॉज हम लोगों ने बहुत सालों से तो लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे तो हमें अपने जो आर्मरी है, अपने जो सोल्जर्स हैं, उन पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो चारों तरफ से मार पड़ती है एक जो डायनेस्टी है उस पर। तो यहाँ देखा कि खजाना खाली है। नाउ added to this war the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13th American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की लड़ाई में दूसरों का साथ दिया जा रहा है, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा घुस रहा है। Now, the war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. So the French government was obligated to spend an increasing percentage of his budget to interest payment alone. Now, what do you mean by these lines? यहाँ पर लाइवर्स को हाईलाइट किया है। सो व्हाट डू मीन बाय लाइवर्स? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। दिस कंटिन्यूड इन 1794। अब यहाँ पर है कि अंडर द लुइस 16 फ्रांस ने 13th अमेरिकन कॉलोनीज़ को बढ़ने में, उनकी इंडिपेंडेंस में हेल्प की, जो कि कॉमन एनिमी किसका है? ब्रिटेन का। तो यहाँ तीसरा दो लोगों के बीच में क्या घुस रहा है? फ्रांस घुस रहा है। अब फ्रांस, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres टू अ डेप्ट दैट ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion livres. सो नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस लाइन? पूरे पैराग्राफ को एक डायग्राम, जो वर्ल्ड मैप में एक डायग्राम है, उसकी हेल्प से देखते हैं। सो जो ब्रिटेन है, हमें पता है ब्रिटेन ने किस कॉलोनी पे या फिर हमारे पूरे इंडिया पे टाइम पीरियड के लिए अपना रूल किया था। सो ज़रूरी नहीं है ब्रिटेन ने सिर्फ इंडिया पर ही रूल किया था, ब्रिटेन ने अमेरिका पर रूल किया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी बहुत सारे कंट्रीज़ पर रूल किया, उन पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई। तो यहाँ पे बात हो रही है तीन एरियाज़ की। ब्रिटेन की बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है एंड यूएसए की बात हो रही है। तो यहाँ कहा गया कि जो ब्रिटेन है वो अलग अलग जगह पे जाकर अपनी कॉलोनीज़ बना रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी के अंडर किया हुआ था। अमेरिका को चाहिए थी आज़ादी। अब अमेरिका ने क्या किया, एक तरीके से वॉर डिक्लेयर करने के लिए, लड़ाई शुरू करने के लिए वो स्टार्ट किया। तो उसका साथ किसने दिया? फ्रांस ने दिया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी। तो होता है ना, दुश्मन और दुश्मन, ये दो दुश्मन हैं, ये इनकी दोस्ती हो जाएगी तो ये दोनों इनडायरेक्टली क्या हो गए? दोस्त हो गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कहते हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही है और ब्रिटेन किस पर अपना हक जमा रहा है? अमेरिका पे। अमेरिका को आज़ादी चाहिए तो अमेरिका की हेल्प कर दी फ्रांस ने। अब फ्रांस जब भरपूर हेल्प किए जा रहा है, उसकी ट्रेजरी जो है वो खाली होते जा रही है। तो यहाँ पर आपको एक राइट हैंड साइड में डायग्राम दिखेगा। यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है सोसाइटी को। पहला है क्लोजी, देन नोबिलिटी एंड देन थर्ड स्टेट, जो कि टैक्स को पे करते थे। तो एक बार इस पॉइंट को दोबारा करते हैं। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion livres। अब कर्ज बढ़ता ही जा रहा है फ्रांस पे, बिकॉज वो अपनी आर्मी पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। दूसरी जो अमेरिका है उस पर बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करने के लिए खर्च कर रहा है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखी होगी इन अमेरिका, यूएसए में, एक मशाल लेती हुई और क्राउन पर एक लेडी है। तो वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है एज अ फ्रेंडशिप
अपनी दोस्ती दिखाने के लिए जो फ्रांस ने हेल्प की थी यूएसए की उसको फ्रीडम दिलाने में, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू यूएसए। ये पॉइंट आपको बस बताया गया है लर्न करने, मतलब फॉर योर नॉलेज। एक लेडी है मशाल लेती हुई यूएसए में, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसे बोलते हैं, दैट वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू यूएसए अपनी फ्रेंडशिप की एक याद के तौर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा 2 बिलियन लाइवोस का जो हम कह सकते हैं कर्जा है वो फ्रांस पर बढ़ता ही जा रहा है। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम अदर कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से पैसे ले रहे हैं, वो भी हम पे क्या करें, 10% ज़्यादा चार्ज करके ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के हमको लोन दे रहे हैं। तो सब क्या, सब तरह से हम लोगों को परेशान करने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेने की कोशिश की जा रही है हमसे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army। अब कहाँ कहाँ हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, on army, the court, running government offices and universities। the state was forced to increase taxes। अब हम लोग ज़्यादा दूसरे जगहों से पैसे ले रहे हैं, तो हमारे खुद के जो खर्चे, जैसे आर्मी पे खर्चा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ पे, ऑफिसर्स पे, कोर्ट पे, तो क्या किया हम लोगों ने, जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे, जिससे हमारे पास ज़्यादा पैसे। सो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट मेंटेन। हम इन सभी चीज़ों का जो भार है वो कौन सी जो सोसाइटी है उस पर पड़ रहा है, वो इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे। थर्ड स्टेट सोसाइटी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैज़ sufficient। French society in the 18th century was divided into 3 states only, and only the member of third state paid taxes। अब फर्स्ट स्टेट टैक्स पे नहीं करता, सेकंड स्टेट टैक्स नहीं पे करता, सारा का सारा जो भार है हमने किस पे, थर्ड स्टेट पे डाल दिया। थर्ड स्टेट में कौन कौन से मेंबर्स एक बार देख लेते हैं। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट्स। मतलब एक तरीके से हम लोगों ने किसानों पे ज़्यादा भाग डाल दिया। आप आर्मी पे खर्च कर रहे हो और उनका पैसा, सारा का सारा पैसा या टैक्स आपने हैवी टैक्सेस और लगा दिए, ये सब भार थर्ड स्टेट पर पड़ रहे हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल स्टडी अबाउट द डिवाइडेशन ऑफ द सोसाइटी इन फ्रेंच, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो हम लोगों ने इस क्लास में अगर रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। द स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें लोगों को गलत फहमी हो गई कि जो रूलर है वो उन पर हमला कर रहा है, तो उन लोगों ने गैदरिंग करके 7,000 पीपल ने गैदरिंग करके उल्टा गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी, जो कि एक बेस्ट स्टाइल फोर्ट है, उस पर हमला कर दिया, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। एंड उसकी जो ईंटें थी उनको मार्केट में बेचा याद के तौर पर, और ब्रेड की जो प्राइसेस थे वो हाई हो गए थे। हम लोगों ने यूरोप की कंडीशन, यूरोप का जो लोकेशन है वो देख ली, लोकेशन ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन ऑल्सो वी हैव डन, and America also done। And one point also, Statue of Liberty was gifted by France to USA। Statue of Liberty was gifted by France to USA। नाउ हम लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट देख लिया, उन पर जो हमला हुआ था वो देख लिया। ये पार्टीशन हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास देखेंगे। एनी इंट्रोडक्शन देख लिया कि किस लुई 16 की शादी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से हुई थी, जिनका नाम हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर। एंड वॉर का क्या इफ़ेक्ट हुआ था, ब्रिटेन एंड अमेरिका के वॉर में फ्रेंच ने हेल्प की थी, और गिफ्ट जो हुआ था वो भी हमने बता दिया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिवाइडेशन, द सोसाइटी डिवाइडेशन। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।